I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive. नमस्कार दोस्तों, आजादी की कीमत किसी सोने, चांदी या हीरे मोती से भी बढ़कर होती है, जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आजादी के 9 साल बाद जब 1956 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया आए थे, तब उनकी मुलाकात तब के गवर्नर पी चक्रवर्ती से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान इंडिया की आजादी पर उनकी बातचीत बढ़ी और चक्रवर्ती ने पूछा कि अंग्रेजों का इंडिया छोड़ने के पीछे का असल कारण क्या था। इस पर एटली ने जवाब दिया सिर्फ 3 शब्दों में, आजाद हिंद फौज, जिसके लीडर कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कहानी कि क्या होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। तो आदित्य राज जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए हमारी कहानी को। असल में देखा जाए तो नेताजी ही इंडिपेंडेंट और अनडिवाइडेड भारत के पहले पीएम थे, लेकिन यह चीज आज तक डिबेटेबल टॉपिक है। अब सच्चाई क्या है वह तो हम जानेंगे ही, लेकिन इससे भी सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर नेताजी सच में हमारे पहले पीएम होते तो आज हमारा देश किस मुकाम पर होता। यह भी तो एक सोचने वाली बात है। सबसे पहले बात करते हैं उस थ्योरी पर जिस पर आज तक दुनिया भर के कई स्कॉलर्स डिबेट करते आ रहे हैं, जिसके हिसाब से बोस आजाद और अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। 1942 में जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज स्थापित कर ली थी, जिसमें शामिल थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक जिन्हें जापान ने पकड़ रखा था। और उस वक्त नेताजी हर देश में जाकर बाहर रहने वाले भारतीयों के मन में आजादी की चिंगारी जला रहे थे। उनके भाषण और उनका जुनून बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के मन में देशभक्ति और आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनने के लिए काफी था कि उनकी फौज 1 साल के अंदर आजाद भारत पर कदम रख पाएगी। लेकिन इससे पहले उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 2 बहुत ही घमासान युद्ध लड़े, जिनका एहसान और नेताजी के सम्मान के रूप में जापान ने ब्रिटिश से जीते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड उन्हें दे दिए, ताकि नेताजी अपनी सोच को आजाद भारत की जमीन पर ला सके। और यही जगह आजाद भारत का पहला हिस्सा बनी, जहां नेताजी ने एक आजाद और खुले आसमान में पहली बार तिरंगा लहराया और यहाँ पर स्थापित हुई आजाद हिंद सरकार। इस सरकार के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर नेताजी खुद थे। और नेताजी के सरकार की खुद की करेंसी थी, खुद का बैंक था, रेडियो स्टेशन, स्टैम्प्स थे और यहाँ तक कि खुद का कोर्ट था। नेताजी की आजाद सरकार को पूरे 9 बड़े बड़े देशों ने मान्यता दी थी, जो देश थे जापान, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया, मंचूरिया, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड और तो और चाइना भी। और ठीक इसी वजह से कई लोग ये मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता। अब अगर बोस सच में पूरे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारे देश में क्या क्या बदलाव होता। वो सबसे पहला बदलाव होता तो यह होता कि आज हमारे और चाइना के बीच 36 का आंकड़ा नहीं होता। सुनने में थोड़ा सा अविश्वसनीय लग रहा होगा आपको, पर यह सच है, क्योंकि 1938 के दौरान जब चाइना वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसान के कारण बुरी तरह से जूझ रहा था, तब उन्हें इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदद मांगी थी। और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे हमारे नेताजी, जिन्होंने 12 जून 1938 को पूरे देश में ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था। उन्होंने देश भर के सारे लोगों से चाइना की मदद करने के लिए फंड इकट्ठा करने को कहा, जिसके बाद नेताजी ने सारे पैसे एक एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम को चाइना में भेजकर उन्हें दिया। और बस उस दिन के बाद से चाइना और नेताजी के बीच में अटूट संबंध बन चुका था। और इन्हीं संबंधों के कारण ही तो आजाद हिंद सरकार को चाइना ने मान्यता दी थी और वो उन 9 देशों में से एक बना था। ये सारी चीजों के कारण ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस होते
तो आज चाइना के साथ सरप्राइजिंगली हमारे काफी अच्छे रिलेशन होते और ना ही 1962 का भयानक इंडो चाइना वॉर भी नहीं होता और आज ना ही दोनों के बॉर्डर पर इतना तनाव होता। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। आजाद हिंद फौज के कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही भारत के बंटवारे के खिलाफ थे, जिसका जिक्र उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से करा था। उनका कहना था कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो देश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और एक बंटवारे को देख दूसरा राज्य भी फिर बंटवारे की मांग करेगा। और यह बात सच भी तो निकली, क्योंकि अगर हम देखें तो आज की तारीख में भारत में कितने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। जैसे कि नागालैंड में पंजाब का खालिस्तान मूवमेंट और वेस्ट बंगाल में पनपरा नक्सलवाद। अगर बंटवारे के दौरान बोस जिंदा होते तो शायद वो पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिमों को बंटवारा ना करने के लिए मना लेते, क्योंकि बोस हमेशा से मुस्लिम लोगों में दूसरे कांग्रेस लीडर से ज्यादा लोकप्रिय रहे थे। और उसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल था कि वह कोची कोलकाता के एक ऐसे इलाके में पले बड़े थे जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था और उन्होंने कभी भी हिंदू में और मुसलमानों में फर्क नहीं देखा था। और अगर हम देखें तो 1937 के दौरान कांग्रेस में 10% से भी कम मुस्लिम लीडर्स थे और वहीं नेताजी की आजाद हिंद फौज में 30 से 50% मुसलमान सैनिक थे, जो खुद नेताजी के भाषणों से प्रभावित होकर फौज में शामिल हुए थे। इन सारी चीजों की बुनियाद पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कभी भी नहीं होता। ना ही 1947 में दोनों देशों का इतिहास अपने ही भाइयों के खून से सना होता और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आजाद भारत का हिस्सा होते। अब बात करते हैं उस बदलाव का जिससे हमारे देश का चेहरा ही बदल जाता। वह इसलिए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी नहीं होती। क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश कम्युनिज्म या समाजवाद के सिद्धांत पर चलता। वही कम्युनिज्म जो चाइना, रशिया और हिटलर के जर्मनी के आइडियोलॉजी है। और ऐसा खुद नेताजी ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि वह साम्यवादी संग्रह नाम की पार्टी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब होता है कम्युनिज्म यूनियन। और शायद उन्हें कम्युनिज्म इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपने कम्युनिस्ट अलाइज जैसे चाइना, रशिया और जर्मनी को जीतते हुए देखा था, जिस वजह से शायद उन्हें लोकतंत्र से ज्यादा कम्युनिज्म की विचारधारा भाने लगी थी। मतलब क्या नेताजी हिटलर की तरह तानाशाह बनना चाहते थे? अगर वह पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या आज हम पर भी चाइना के लोगों की तरह पाबंदियां लगी होती? अब अगर आपको लगता है कि नेताजी के आने पर शायद भारत का दृश्य कुछ ऐसा होता तो आप गलत हैं, क्योंकि नेताजी भले ही अपने विदेशी कम्युनिस्ट दोस्तों से इंस्पायर्ड थे, लेकिन हिटलर जैसे तानाशाह नहीं बनना चाहते थे। वो हमेशा से चाहते थे कि हर भारतीय को समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले और हर किसी को अपना धर्म चुनने का पूरा अधिकार है। और अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने कहा भी है कि वे चाहते थे कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश बने ताकि यहाँ की माइनॉरिटीज को सेकेंड क्लास नागरिकों का दर्जा ना मिले और सब लोग मिलजुल कर देश के विकास में हाथ बढ़ा सके। अब यह सब तो अच्छा है, लेकिन उनके राज में एक और बदलाव जो आता वह यह होता कि हम इंडियंस ज्यादा अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड होते, सिविक सेंस होता, क्योंकि उनका मानना था कि भारत को एक मजबूत लीडर की जरूरत है जो देश के लोगों को कड़े अनुशासन के महत्व को समझा सके और जिससे लोग ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि दूसरे कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान। लेकिन जिस तरह हर दिन सूरज उगता है और ढलता है, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी इस कहानी में एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा थोड़ा सा डार्क। यानी अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारत में साम्यवाद लाते तो पॉसिबिलिटी है कि भारत में वन पार्टी रूल लागू होता, सामने कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं होती रूलिंग पार्टी को जिम्मेदार करार करने के लिए। और नेताजी के मिलिट्री वैल्यूज देखते हुए ये कहना भी आसान है कि शायद भारत में संसद से ज्यादा मिलिट्री रूल चलता। स्टालिन
और हिटलर की मिलिट्री की तरह। अब नेताजी तो यह सब नहीं करते, बल्कि वो बहुत अच्छे नेता बनते, लेकिन उनके बाद के प्रधानमंत्री जो आते, क्या गारंटी है कि वह भी नेताजी के सिद्धांतों पर ही चलते। बाद में आने वाले नेता ऐसा कुछ करते, उनके इंटेंशंस गलत हो सकते हैं और वह इन इंटेंशंस को वन पार्टी रूल के कारण हासिल भी कर पाते, जिस वजह से इस माहौल में शायद हमारे आजाद भारत में जन्म लेता कोई हिटलर, कोई स्टालिन, जो आज के धर्मनिरपेक्ष और संयुक्त भारत के टुकड़े कर देता। तो दोस्तों, 23 जनवरी 2026 को हम नेताजी की 129वीं जयंती मना रहे हैं। तो आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।